नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक लंबी अवधि नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन जब से हमने राजाओं और बादशाहों को ठुकराकर आधुनिक भारत की नींव रखी, उसमें लोकतंत्र प्रमुख हो गया और राष्ट्र राज्य की शक्ल में नए देश का आविर्भाव हुआ, जिसे भारत के नाम से जाना गया और अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा गया। इसी के साथ नींव पड़ी विदेश नीति की भी, जो आज़ादी के आंदोलनों से गुजरते हुए एक लंबे संवाद और तीखी बहसों के साथ लगातार विकसित होती गई। तो संसद टीवी की इस विशेष पेशकश में हम आपको 3 कड़ियों में भारत की विदेश नीति की दास्तान दिखाएंगे और आज हम आपको दिखा रहे हैं उस कड़ी की पहली रिपोर्ट। आज़ादी मिलने के साथ ही स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। इसे पूरी तरह औपनिवेशिक जकड़नों से मुक्त करने और अंग्रेजों के आने के पूर्व की सामंती दकियानुसी से भी निकालकर आधुनिक भारत की आधुनिक विदेश नीति की स्थापना के प्रयास किए गए। ब्रिटेन के उपनिवेश से आज़ाद होने के बाद भारत ने अपने झंडे से भी ब्रिटिश दासता के प्रतीक यूनियन जैक को हटा दिया। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि जिस ब्रिटिश राज से मुक्ति ली गई है, उस ब्रिटेन के साथ बदले की भावना नहीं रखी जाए। लेकिन भारत की विदेश नीति का लक्ष्य साफ था, दुनिया के पिछड़े और विकासशील देशों का नेता बनना। इसके लिए भारत ने आदर्श और नैतिकता को अपनी ताकत और हथियार बनाया। कहा यह गया कि भारत की आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक दुनिया के सभी देश उपनिवेशवाद की जकड़ से मुक्त न हो जाएं। जब 15 अगस्त 1947 को नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी अपने पास रखा। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी विदेश मामलों पर पंडित नेहरू को सावधान रहने की सलाह देते रहते थे। नेहरू केवल परिभाषित कर रहे थे कि भारत का अपना सभ्यता का, संस्कृति का दृष्टिकोण क्या है, दर्शन क्या है और उसकी झलक विदेश नीति में, जब उसका जो समर्थन है, उसका जो जुड़ना है हमारी विदेश नीति में, वो काम उन्होंने प्रवक्ता के तौर पे परिभाषित किया एक तरह से। आजादी के बाद भी भारत के नेताओं के अंदर उपनिवेशवाद से त्रस्त अन्य देशों की चिंता दूर नहीं हुई थी और सर्वसम्मति से यह भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व बना रहा। भारत ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सभी देशों को नैतिक और राजनीतिक मदद देनी शुरू कर दी। अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत ने लगातार सभी मंचों पर आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला तो भारत के सभी लोगों की जुबान पर थे, दिल में बसते थे। महात्मा गांधी का रंग भेद के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्ष और फिर बाद की सभी सरकारों का अफ्रीका के प्रति प्रेम हमारी विदेश नीति की एक बड़ी खासियत थी। भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर भारत उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए अभी भी लड़ रहा था। भारत ने उनके लिए राजनयिक और बौद्धिक बल प्रदान किया। उस समय जब तक संयुक्त राष्ट्र या कॉमनवेल्थ में अफ्रीका के किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं था, भारत उनकी आवाज बनकर उन मंचों पर अपने को पेश करता रहा। एक समय आया जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार से राजनीतिक, राजनयिक और आर्थिक संबंध भी तोड़ लिए। इसके नतीजे से दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंध तोड़े और 1994 में दक्षिण अफ्रीका को रंगभेदी कानून से मुक्ति मिली। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा गया कि भारत में ब्रिटेन के खिलाफ घृणा का माहौल न बने। भारत की रणनीति ब्रिटेन और पश्चिमी विश्व के साथ सार्थक संबंध बनाकर आगे बढ़ने की रही, यानी भूतकाल की दुखद स्मृतियों की जगह भविष्य के लिए एक नया आधार तैयार करना रहा। इसलिए 1949 में जब ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ की स्थापना की तो भारत इसमें शामिल हुआ। आमतौर पर जिसके खिलाफ आप लड़कर आजादी हासिल करते हैं उसके साथ दूरी बनाकर रखते हैं और बाद में उसके खिलाफ राजनयिक लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन भारत की तत्कालीन विदेश नीति का ये नैतिक साहस था जो महात्मा गांधी के उस वाक्य पर आधारित था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। चैलेंजेस हर जगह थे, इंडस्ट्री कोई थी नहीं, एक आध टाटा बिरला थे।
तो जब 1947 की मिडनाइट आवर पंडित नेहरू जिसको कहते हैं, और बड़ी खूबी से कहा, उसकी सुबह जब हुई अगले दिन, तो हमने देखा कि यहाँ सब दुख, दर्द और चैलेंजेस हैं। कहीं आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ एक आशा की किरण थी, वो आइडियलिज्म, लीडरशिप का और लोगों के अंदर भावना कि हमने देश को आगे बढ़ाना है। वो यही जो चीज़ है वो फॉरेन पॉलिसी में ट्रांसफ़र हुई। इसी आदर्शवाद और ब्रिटिश काल की प्रशासनिक क्षमता को सतत बनाए रखते हुए तत्कालीन तौर पर कांग्रेस सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। उस समय भारत सरकार की ये धारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे देश राष्ट्रवाद को उतना ही सीमित रखें जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा न बने, और भारत भूतकाल और उपनिवेशवाद से मुक्त नए विश्व का नेता बने। दो चीज़ें जो मेरे को लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो एक था कि आइडियलिज्म और प्लूरैलिटी, जो उसका कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में लाया, तो उससे हमारी एक छवि जो है वो डिफरेंट टाइप की हो गई जो इमर्जिंग नेशंस थे। और तीसरी जो की उन्होंने जो एंटी रेसिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म कैंपेन था, क्योंकि कई देश दुनिया के अभी भी कॉलोनियल फंदे में थे, तो जो चैम्पियनशिप वो की, तो उससे इंडिया की छवि इस सारे अफ्रीका एशिया के देशों में एक अलग सी हो गई। तो त्रुटियां भी थी और कई चीज़ों में उन्होंने नाम भी कमाया। दुनिया के देश एक के बाद एक उपनिवेशवादी कब्जे से मुक्त हो रहे थे और ब्रिटेन कमजोर हो रहा था, लेकिन आजाद हुए देशों के सामने विकास और सुरक्षा की चुनौतियां उभर रही थीं। इस बीच तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका दो मजबूत देशों के रूप में सामने आ रहे थे। इन दोनों देशों के विकास का मॉडल अलग था और उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों के सामने इन खेमों में बंटने की चुनौती थी। इस ऊहापोह में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों के साथ मिलकर नई रणनीति बनाने के लिए भारत ने 1955 में एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 29 देशों के शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया था, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा चीन के तत्कालीन प्रीमियर चाओ इन लाई भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये तय किया कि ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के सैन्य गठबंधन से दूर रहेंगे। भारत ने विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और 1961 में बेलग्रेड में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्गुटता की जो नीति उनकी थी, हमारे जितने भी धर्मगुरु आप देखें वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि आपको कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना चाहिए। तो ये गोल्डन मीन की जो पॉलिसी थी वही हमारे निर्गुटता के सम्मेलन में नजर आई। गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमारी ये भूमिका थी कि 3 देश, इजिप्ट, युगोस्लाविया और इंडिया, इनको लीडर्स माना जाता था गुट निरपेक्ष देशों का। आप ये कह सकते हैं कि भाई गुट निरपेक्ष देश, जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं, कि क्या ना उनके पास हथियार थे, ना उनके पास कोई ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, तो क्या उनका मतलब क्या है? जहाँ अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, वो तो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो ये तो बेचारे बाय एंड लार्ज गरीबी के मारे हुए देश थे, 100 से ज़्यादा जो थे। तो इसका क्यों ट्रम्पेट किया जाता है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है कि एक मॉरल फोर्स बन गई थी, तीसरी मॉरल फोर्स दुनिया में, कि जिसकी आवाज़ जब भी इनके सेशन होते थे, समिट होती थी, जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते थे, तो लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं या जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सुनते थे कि भाई ये आवाज़ रीज़न की है, ये आवाज़ बैलेंस की है, ये आवाज़ शांति की है और ये आवाज़ लोगों की एस्पिरेशन की है। एक तरह से भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में उभरा और इसने भारत की छवि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में पिछड़े देशों का साथ देने वाले देश के रूप में विकसित की।
भारत अभी भी इस आंदोलन का सदस्य है और इसमें फिलहाल 120 सदस्य देश हैं। विदेश नीति के लिहाज से भारत की यह एक नैतिक और आदर्शवादी स्थिति थी। अपनी इस नीति से भारत सोवियत संघ के विस्तारवादी नीतियों और अमेरिका के सैन्य गठबंधन से दूर रखना चाह रहा था। फिर भी हकीकत में भारत को सोवियत संघ की पूरी सहानुभूति मिली, लेकिन अमेरिका के आर्थिक अवसरों का लाभ नहीं मिल पाया। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर ली तो भारत के पास सोवियत संघ से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं था। सोवियत संघ के साथ भारत ने मैत्री संधि की और सोवियत संघ ने भी भारत का साथ निभाया। भारत की वे तमाम जरूरतें सोवियत संघ ने पूरी की जिसको भारत को दरकार थी। लेकिन इसके पहले 30 दिसंबर 1947 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ गुहार लगा दी थी। हालांकि भारत ऐसा नहीं भी करता तो चलता, लेकिन भारत की समझ संयुक्त राष्ट्र को महत्व देने की थी, जिसका गठन दुनिया में युद्ध खत्म करके शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। उन्हें लगा था कि सुरक्षा परिषद तुरंत उनकी गुहार पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सच में हुआ इसका उल्टा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसके बाद संयुक्त राष्ट्र से वितृष्णा भी हो गई। 1947 में क्योंकि विभाजन हो गया देश का, तो अचानक जो सोचा नहीं था कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा और वो विदेश नीति की सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा, ये जाहिर है कि नहीं सोचा गया था। और बहुत हद तक इन दिनों में लगातार कोशिश होती रही कि जो पहली सोच है उसी को लेकर आगे बढ़ा जाए। अब ये जो है कूटनीति या ये जो दावपेच है, ये नेहरू ने नज़रअंदाज किए। और जैसे माउंटबेटन ने कहा, उन्होंने कहा हाँ अच्छा, हम तो भाई भाई हैं, पाकिस्तान इंडिया अभी तक एक थे, तो वो ठीक है, यूएन इतनी इम्पोर्टेंट जगह हम लोगों ने बनाई है, दुनिया ने बनाई है, तो उसमें जाने में क्या हर्ज है। तो वास्तविकता यही है कि वो ट्रैप हो गए और उस ट्रैप में आके अपने आइडियलिज्म में वहाँ चले गए, जो उन्होंने खुद रियलाइज़ किया और खुद एडमिट किया पार्लियामेंट में कुछ महीनों के बाद ही कि वो महाभूल थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 में 2 बार पूर्ण युद्ध भी हुए और दोनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1971 के युद्ध के बाद तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को आजादी मिली और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने समर्पण करना पड़ा। लेकिन शिमला समझौते में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने दरियादिली दिखाकर अपना राजनीतिक कद ऊंचा रखने का काम किया। एक तरह से भारत यथार्थवाद में विश्वास करने वाला राष्ट्र की तरह से सामने उभर कर आता है। उससे पहले अक्सर लगता था कि भारत आदर्शवाद में विश्वास रखता है और निर्गुणता की, अहिंसा की बात करता है। तो जिस तरह से भारत के हस्तक्षेप करने से, भारत की दखलंदाजी से एक नया राष्ट्र बांग्लादेश आज़ाद हो गया और विभाजन हो गया पाकिस्तान का, उससे एक तो भारत दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी ताकत के नज़रिए से सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान जो उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था वो अब नहीं रहा, क्योंकि उसके विभाजन हो गया। सिंधु नदी जल के बंटवारे में भारत ने करीब 80% पानी पाकिस्तान की ओर बहने देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। सिंधु नदी के मामले में भारत ने अगर पाकिस्तान के प्रति बड़ा दिल नहीं दिखाया होता तो वहां की अधिकांश जमीन आज भी सूखी रहती। उसमें भी खास बात यह कि पाकिस्तान से युद्ध के दिनों में भी भारत ने पानी जाने पर कोई रोक नहीं लगाई। हकीकत में भारत से पानी जाता रहा और पाकिस्तान से युद्ध और आतंकवाद आता रहा। लेकिन ये सिद्धांतों पर आधारित भारत की सोच ही थी जिसने घाटा उठाकर भी पड़ोस की जनता को क्षति नहीं होने दी। आदर्शवाद इसलिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बाद में यह समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का कोई परिणाम नहीं आया, और फिर पाकिस्तान के बारे में भी उन्हें महसूस हुआ कि उसके लिए चाहे जो भी किया जाए पाकिस्तान भारत विरोध से बाज नहीं आएगा। भारतीय विदेश नीति के अति नैतिक आदर्शवाद का एक और उदाहरण जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल करना था।
17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में शामिल इस अनुच्छेद ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक कूटनीतिक हथकंडा थमा दिया। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे बचने की सलाह दी थी, लेकिन नेहरू पार्टी और सरकार को समझाने में सफल रहे थे। भारत के इसी आदर्शवाद का एक और नमूना था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का। 1950 में अमेरिका में सत्ता के गलियारों में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की बात चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि चीन की जगह भारत को दी जाए, लेकिन भारत ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और कहा कि वो सीट चीन को ही दी जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में जापानी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए चीन के प्रति भारत का ये प्रेम सरदार पटेल सहित कई भारतीय राजनेताओं को खला था। जब हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हो रही थी तो हमने जाके कहा नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं देना, चाइना की ज़रूरत ज़्यादा है और चाइना ज़्यादा डिजर्विंग है, इसको दीजिए। आप सोचें कि अगर हम उस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते तो जो अब हम कोशिशें कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से, उसकी ज़रूरत नहीं होती और हमारी गिनती, हमारी गणना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में 1950 से ही शुरू हो जाती और उसका कई फ़ायदे होते कि जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े बड़े देशों में से एक हैं तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जल्दी हो जाती, इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाती और आपका हर इम्पोर्टेंट इशू पे आपकी राय ली जाती, जिसमें आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो रखते ही और अपना जो नीड्स है, अपने जो एम्बिशंस है वो भी शेयर करते, ताकि जो प्रोग्रेस में हमको 75 साल लगे शायद वो 20-25 साल में हो जाती। एक बार तत्कालीन सोवियत संघ की तरफ से भी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने का प्रस्ताव आया। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने हाल ही में छपी अपनी किताब में लिखा है कि 1955 में जब सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन प्रथम सचिव निकिता क्रुश्चेव और प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गैनिन भारत आए थे तो उन्होंने भारत को सुरक्षा परिषद के 6ठे स्थायी सदस्य के रूप में लाने का प्रस्ताव दिया था। चीन के साथ दोस्ती की चाह और तत्कालीन स्थितियों का हवाला देकर भारत ने उसे भी ठुकरा दिया था। इसी तरह सोवियत यूनियन में क्रुश्चेव और बुल्गैनिन आए थे 1955 में। मैंने किताब में लिखा है, शायद पहली बार ये आया है कि उन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल सीट ऑफर की थी। तो इंडिया का जो रोल था, चाहे वो महात्मा गांधी के कारण हो या बाकी लीडर्स के कारण हो, वो एक यूनिक रोल था। 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ बातचीत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन के साथ लड़ाई मोल नहीं लेने का यही तरीका है कि उसके पास सुरक्षा परिषद की सीट जाने दो। भारत को विश्वास था कि 1954 में चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर और सुरक्षा परिषद के लिए सहयोग के बाद दोनों के बीच युद्ध नहीं होगा। सच बात तो यह है कि 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत चीन के प्रति लगातार सहयोगात्मक बना रहा, तब जब पूरी पश्चिमी दुनिया चीन से दूरी बनाकर चल रही थी। लेकिन चीन का हृदय छोटा था और सहयोग की भावना तो उसमें जरा भी नहीं थी। 1962 में चीन भारत के नामकाचू इलाके में घुस आया और वहां से उसे निकालने में भारतीय लगे ही थे कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत में कई हिस्सों पर हमला कर दिया। हमारी विदेश नीति और समर नीति पूरी तरह धोखा खा गई। ना नेहरू समझ पाए, ना तत्कालीन विदेश सचिव एमजे देसाई भाप पाए और ना ही तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल प्रेमनाथ थापर को इसकी जरा भी आशंका थी। विदेश नीति के मामले में भारत शासक काल में था। सबका अच्छा सोचने की बात हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा थी। लेकिन जब चीन ने भारत पर हमला किया तो किसी भी देश ने चीन की निंदा तक नहीं की, ना तो अमेरिका, ना सोवियत संघ और ना ही गुट निरपेक्ष देश। हालांकि 10 दिसंबर 1962 को कोलंबो में मिस्र, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, घाना और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मिले थे। उन्होंने चीन से 20 किलोमीटर पीछे जाने की अपील की, लेकिन चीन को युद्ध से कोई आपत्ति नहीं थी। जो नॉन अलाइंड 62 तक थी और जिसमें पूरा भरोसा था, एक तो वो सारा खत्म, मतलब
प्रैक्टिकली नहीं हुआ, चलता रहा, पर उसका जो प्रतिबिंब था उसके ऊपर काफ़ी एक दबा लगा। दूसरा, नेहरू को ये भी लगा कि भाई वो जो नॉन अलाइंड वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो इतने मेरे दोस्त हैं दुनिया में, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। श्रीलंका की आपने बात की, श्रीलंका तक ने शुरू में साथ नहीं दिया, मतलब कोई स्टेटमेंट वगैरह ऐसी जो प्रो इंडिया हो ऐसी आई नहीं। भारत की एफ्रो एशियन मेलजोल की नीति के लिए ये निराशा की बात थी। युद्ध के बाद चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ली शाओची ने श्रीलंका के तत्कालीन रक्षा और विदेश मंत्री फेलिक्स भंडारनायके को कहा था कि चीन के युद्ध का उद्देश्य भारत के गर्व और बड़प्पन के भ्रम को दूर करना था। चीन का यह बर्ताव आगे आने वाले दिनों में टकराव को बढ़ावा देने वाला था। इसके बाद भारत की विदेश नीति में पूरी तरह बदलाव आ गया। रक्षा पर बजट बढ़ाया गया और फिर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ने लगा। इसके पहले भारत ने रक्षा पर खर्च करने की जरूरत उस तरीके से नहीं समझी थी। अगर चीन और पाकिस्तान की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लाख प्रयास के बावजूद ये दोनों देश भारत के साथ जलन और प्रतिस्पर्धा से पीड़ित रहे। भारत के प्रति इसी जलन और प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान ने कश्मीर और लद्दाख के उत्तरी इलाके, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का अंग था, चीन को भेंट कर दिए। लेकिन भारत की कोशिश लगातार चीन और पाकिस्तान के प्रति नरमी की रही है। भाई भाई की तरह समझते रहे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पाकिस्तान को हर तरह की रियायतें दी गईं जो एक छोटे भाई को दी जाती है। उसी तरह कम्युनिस्ट चीन को भी भारत ने आश्वस्त किया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय हितों को भारत चोट नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए पंचशील का कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया, जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि भारत किसी भी देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 29 अप्रैल 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर चाओ इन लाई के बीच हुए इस समझौते में एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए, कन्फ्रंट तो आप तब करते हैं अगर आप कहते हैं कि भाई तिब्बत के ऊपर आपकी जो ऑक्यूपेशन ही थी ना, वो गलत है। वो तो हमने कभी कहा नहीं। और दलाई लामा का जो वेलकम करना, मतलब उनको रेफ्यूज देना, शरणार्थी बनाना धर्मशाला में, वो पार्ट ऑफ द आइडियलिस्टिक स्ट्रीक थी। उसमें ऐसा नहीं था कि हमको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता तो तिब्बत की हालत वो होती जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर में की हुई है टेररिज्म से। वो तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हमारी इंटेंशन थी। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी एक पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में लिखा है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपत्ति के बावजूद भारत ने चीन से रिश्ते को शुरू से ही मजबूत करने के लिए 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को आनन फानन में मान्यता देने का निर्णय लिया था। इसके पीछे प्रयास ये था कि विचारों के अलग अलग होने के बावजूद, चूंकि भारत और चीन दोनों ब्रिटिश और जापानी उपनिवेश से मुक्त हुए हैं, इसलिए दोनों के बीच अच्छे संबंध एशिया के लिए अच्छे होंगे और इससे पश्चिमी ताकतों को जवाब मिलेगा। इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि इससे ये भी साबित होगा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और पश्चिमी देशों की पिछलग्गू नहीं है। वो फर्क जो था कि उनकी हिंसात्मक क्रांति है, हमारी अहिंसात्मक आंदोलन है भारत का, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और ये भी है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे तत्व थे, ऐसे घटक थे जो हिंसा का आंदोलन करना चाहते थे और वो जापान और चीन से जुड़े हुए थे। उनको वहाँ से लगातार शरण मिलती थी, सहायता मिलती थी, तो वो भी एक तरह से जुड़े हुए थे। और एशियाई दोनों देश थे, दोनों सभ्यताएं पुरानी थीं, तो इसलिए ये सोचा गया उस वक्त कि एशियाई देश और ख़ासकर बड़े देश, बड़ी सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताएं, चीन और भारत आपस में तालमेल बना लें तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और जो पश्चिमी देशों की चुनौती है उसको सुलझाने में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इसीलिए वो भारत हिंदी चीनी भाई भाई की जो पूरी बात हुई,
उसके पीछे सोच तो वही है ना कि अहिंसा के तरीके से आगे बढ़ना है, सबको जोड़ के आगे चलना है। भारत की विदेश नीति की प्रारंभिक अवधि में ही 3 ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बताती हैं कि यह नैतिक और आदर्शवाद का पालन करने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी थी। इसने शुरुआती दौर में ही भारत को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में पहचान भी देनी शुरू की थी। बांग्लादेश का निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद राजीव गांधी के काल में श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों को परास्त करने के लिए भारतीय शांति सेना का भेजना और फिर मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को बचाना और वहां विद्रोह को खत्म करने की कार्रवाई ने दुनिया में भारत को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में तकरीबन स्थापित ही कर दिया। आगे आने वाले दिनों में श्रीलंका में तमिल समस्या समाप्त हो गई और बांग्लादेश पूरी आन बान और शान से दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हो गया। श्रीलंका बहुत अच्छा दोस्त देश था भारत का, और वहाँ के नेताओं का तालमेल भारत के नेताओं से बहुत अच्छा था और वो निर्गुणता के सम्मेलन में भी जुड़े हुए थे। पर ये धीरे धीरे जो एक तरह से भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद का एक तरह से अध्याय शुरू होता है, जिसको एक ज़माने में इंदिरा डॉक्ट्रिन भी कहते थे, नरसिम्हा राव ने इसका जिक्र किया था संसद में, तो उसको लेकर ये खासकर और भी पीछे ले जा सकते हैं ये पाकिस्तान के विभाजन को। तो अपने क्षेत्र में ये यथार्थवाद की तरफ जो रुझान बना विदेश नीति का, उसको चाहे मालदीव्स में जो हमने इंटरवीन किया था, वहाँ एक जब रेबल लोगों ने सत्ता को पलटने की कोशिश की थी, या हमने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने की जो कोशिश की थी, वो यही था कि इस क्षेत्र में यदि कुछ देशों की अंदरूनी समस्याएं भी हैं, तो वहाँ के जो सत्ता में जो सरकार है वो यदि भारत को आमंत्रित करती है कि वहाँ जाकर उनकी अंदरूनी समस्या को सुलझाया जाए, तो भारत उसके लिए सक्षम है आज और उसमें जाकर उस समस्या को सुलझा सकता है। उसी के चलते आप देखें कि भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। हालांकि अंदरूनी राजनीति में फिर वो ऐसा बदलाव आया कि जो भारत ने एक अपनी सकारात्मक योगदान देने की वहाँ कोशिश की थी, उसके बहुत ख़राब नतीजे निकले उसके बाद, और काफ़ी हद तक संबंधों पर भी उसमें असर पड़ा। हालांकि इसी काल में बांग्लादेश और नेपाल से भी कुछ अलोकतांत्रिक चुनौतियां मिली। बाद में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के काम को मंजूरी भी मिली। तो यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल से राजीव गांधी के काल तक की विदेश नीति ने भारत को आदर्शवाद से क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। आज़ादी के बाद भले ही भारत के नेताओं को कूटनीति के दांव पेच की उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अपनी बात को मजबूती से कहने वाले देश के रूप में भारत की पूरी दुनिया में छवि बनी। यह था भारत की विदेश नीति का पहला भाग। विदेश नीति के अगले चरण के रूप में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।